हेलो दोस्तों, आज हम अतुल महसूरी स्कॉलरशिप 2024 का हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वर्णों का समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द मतलब आ से ज्ञा तक जितने शब्द जुड़े होते हैं, जैसे हम शब्द को लिखते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना सारांश कहलाता है। सारांश कहलाता है, सारांश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुवाच्य का सही अर्थ सुपठनीय लेख है। सुपठनीय लेख। सुवाच्य का सही अर्थ सुपठनीय लेख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि प्रश्न प्रविधि है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि प्रश्न प्रविधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। शब्द भंडार में वृद्धि करने की वार्तालाप है। वार्तालाप। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि वार्तालाप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण। अनुसरण होता है, अनुसरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुखी की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या कहलाता है? दुखी की अनुभूति पर वाचक स्वर का भारी होना ध्वनिवश्या कहलाता है। ध्वनिवश्यता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोदान के लेखक कौन हैं? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी है गोदान के लेखक। ठीक है, हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित शब्द में उपयुक्त उपसर्ग पुरा है। पुरोहित शब्द से उपयुक्त उपसर्ग पुरा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग सम है। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग सम है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बी है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चिर है। उपसर्ग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी के आने के चांसेज है, ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल हम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग निर है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग निर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। धुंधला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ला है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, ठीक है। मुहावरे भी कई पूछे जाते हैं। जो व्यतीत हो गया उसे क्या कहते हैं? उसे अतीत कहते हैं। जो व्यतीत हो गया उसे अतीत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसकी थाह ना मिले उसे क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं, उसे अथाह कहते हैं। जिसकी थाह ना मिले उसे अथाह कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? रात में पहरा देने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? रात में पहरा देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? रात में पहरा देने वाले व्यक्ति को यामिक कहा जाता है, यामिक। रात में पहरा देने वाले व्यक्ति को यामिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं, अमूल्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है, श्री गणेशाय करना मुहावरे का अर्थ है शुभारंभ करना, शुभारंभ करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है काफ़ी प्रयत्न करना, काफ़ी उत्साह में आना, हाथ पैर मारना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना, पछतावा करना, ठीक है, पछतावा करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ घबराना, चेहरे पर हवाइयों का उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? घबराना, घबराना, चेहरे पर हवाइयों का उड़ना घबराना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टका सा मुँह लेकर मुहावरे का अर्थ है, टका सा मुँह लेकर रहना क्या कहलाता है? मुहावरे का क्या अर्थ है? शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। टका सा मुँह लेकर मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी, शौरसेनी से, शौरसेनी से विकसित हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। किसमें? 1956 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का हुआ। भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बघेली बोली का संबंध किस भाषा, किस उपभाषा से है? ठीक है, पूर्व हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्व हिंदी से है, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह
वर्ण अन आहा है, अन और आहा दो है, आयोग वाह वर्ण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आय वर्ण कंठ तालत्व कहलाते हैं, कंठ तालत्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी, अरबी और फारसी। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी और फारसी। ठीक है, सो दोस्तों 40 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा के हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए